हेलो स्टूडेंट्स, मैं किरण फतेहपुरिया एसडीएस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखते हैं प्लेटो। लास्ट लेक्चर जो हुआ था उसमें भी हमने प्लेटो पे चर्चा की थी। उसमें हमने प्लेटो का परिचय देखा था और न्याय सिद्धांत को स्टार्ट किया था। आज उसको हम कंप्लीट करते हैं। प्लेटो एक कल्पनावादी दार्शनिक था। इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत इनका है आदर्श राज्य का सिद्धांत। ये एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय प्राप्त हो सके, और इसीलिए इन्होंने न्याय सिद्धांत को आधार के रूप में मान्यता दी और न्याय सिद्धांत का विस्तृत रूप से विवेचन किया। प्लेटो ने जो न्याय सिद्धांत दिया है उससे पहले भी तत्कालीन समय में न्याय सिद्धांत प्रचलित था। तत्कालीन समय में न्याय के 3 सिद्धांत प्रचलित थे: परंपरागत न्याय, उग्रवादी न्याय और व्यवहारवादी न्याय का सिद्धांत। प्लेटो ने अपने तर्कों के माध्यम से न्याय के इन तीनों सिद्धांतों का खंडन कर दिया और स्वयं के न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब हम देखते हैं प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत को किस रूप में विश्लेषित किया है। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो इन्होंने अपनी फेमस पुस्तक रिपब्लिक में दिया है, और इन्होंने जो न्याय का सिद्धांत दिया है उसका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया है। फॉस्टर नाम का व्यक्ति है, इन्होंने कहा है कि जिसे हम नैतिकता कहते हैं कि हमारे जीवन में नैतिकता होनी चाहिए, सिद्धांत होने चाहिए, प्लेटो के अनुसार वही न्याय है। यानी कि हर व्यक्ति यदि नैतिकतापूर्ण आचरण करे तो वही प्लेटो के अनुसार न्याय है। प्लेटो ने न्याय को 2 भागों में बांटा है। पहला है इनका व्यक्तिगत न्याय और दूसरा है सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय क्या है? प्लेटो ने कहा है कि हर व्यक्ति की आत्मा में 3 प्राकृतिक प्रवृत्तियां होती है। प्राकृतिक का मतलब है जन्म से ही ये प्रवृत्तियां हर व्यक्ति में विद्यमान रहती हैं। एक तो ज्ञान, दूसरा साहस और तीसरा भूख, इंद्रिय तृष्णा, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। ये जो भौतिकवादी भूख है वो हर व्यक्ति में रहती है। तो प्लेटो ने कहा है कि ये तीनों तत्व एक व्यक्ति की आत्मा में यदि समन्वित हो, जिस व्यक्ति में ज्ञान भी हो, साहस भी हो और भूख भी हो, तो वही व्यक्ति न्यायी बन सकता है और वही व्यक्ति किसी के साथ न्याय कर सकता है। तो इसको इन्होंने व्यक्तिगत न्याय का नाम दिया है कि हर व्यक्ति की आत्मा में ये तीनों तत्व मौजूद होने चाहिए। और दूसरा इन्होंने बताया है सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय का ही बड़ा रूप इन्होंने सामाजिक न्याय को बताया है। इन्होंने कहा है जैसे कि मनुष्य की आत्मा में 3 तत्व होते हैं, ज्ञान, साहस और भूख, वैसे ही समाज में 3 वर्ग होते हैं। जैसे कि हर व्यक्ति की आत्मा में, मैंने ये बताया आपको, ज्ञान भी होता है, साहस भी होती है, भूख भी होती है, परंतु हर तत्व बराबर नहीं होता है। कोई ना कोई एक तत्व ज़्यादा पाया जाएगा व्यक्ति में। तो इन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति में ज्ञान की प्रधानता हो, साहस कम हो, इच्छाएं कम हो, इंद्रिय भूख कम हो, लेकिन जिसमें ज्ञान की प्रधानता हो तो उसको समाज में क्या कार्य करना चाहिए? शासन का कार्य करना चाहिए। जिस व्यक्ति में साहस की प्रधानता हो उसे सेना में भर्ती हो जाना चाहिए, सैनिक कार्य करने चाहिए। और जिन व्यक्तियों में भूख की प्रधानता हो उन्हें उत्पादन का कार्य करना चाहिए। तो व्यक्तिगत न्याय का ही ये बड़ा रूप हो गया कि जैसे व्यक्ति में ज्ञान, साहस और भूख होती सब व्यक्तियों में है, लेकिन किसी में कम होती है और किसी में अधिक होती है। तो इन्होंने कहा जिस व्यक्ति में जिस तत्व की अधिकता हो उसको उसी वर्ग में शामिल हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से इन्होंने समाज में 3 वर्ग बताए हैं: शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। तो इन्होंने कहा है कि जब ये तीनों वर्ग अपने अपने कार्यों को करेंगे और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो इसी को इन्होंने सामाजिक न्याय का नाम दिया है। तो एक बार फिर अपन रिपीट कर लेते हैं, प्लेटो का न्याय क्या है? इन्होंने 2 प्रकार का न्याय बताया है, एक व्यक्तिगत न्याय, सामाजिक न्याय। 3 चीजें हैं, ज्ञान, साहस, भूख, हर व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। अगर किसी व्यक्ति में इन तीनों में से कोई भी एक नहीं है, इसका मतलब वो व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता है। जब तीनों बराबर रूप से समन्वित होगी,
ठीक है, तीनों का समन्वय होगा आत्मा में, तभी वह व्यक्ति न्याय कर सकता है। और व्यक्तिगत न्याय के आधार पर ही इन्होंने व्यक्तिगत न्याय का ही बड़ा रूप इन्होंने सामाजिक न्याय माना है, जिसमें 3 वर्ग है, तीनों वर्ग अपना अपना काम करें, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करें, तो इसका मतलब है समाज में सबके साथ न्याय हो रहा है, अन्यथा नहीं हो रहा है। अब अपन देखते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। पहली विशेषता है न्याय बाह्य न होकर आंतरिक है। प्लेटो ने जो न्याय का सिद्धांत दिया है वो बाहरी न्याय नहीं है, ऊपर से केवल दिखावे का न्याय नहीं है, बल्कि ये इन्होंने कहा है कि इनका न्याय सिद्धांत आत्मा की प्रतिध्वनि है। इसे ऊपर से आरोपित नहीं किया जा सकता, ये अंदर से अपने आप जागृत होता है। दूसरी विशेषता है प्रत्येक वर्ग के लिए कार्य निर्धारित। प्लेटो ने समाज में 3 वर्ग बताए हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। शासक वर्ग का काम है शासन कार्य करना, सैनिक वर्ग का कार्य है देश की रक्षा करना और उत्पादक वर्ग का कार्य है उत्पादन कार्य करना। तो इन्होंने प्रत्येक वर्ग के लिए कार्य निर्धारित कर दिया है ताकि कोई भी वर्ग किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सके। अगली विशेषता है सामाजिक न्याय कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत है। तात्पर्य ये है कि इन्होंने प्रत्येक वर्ग के लिए कार्य निर्धारित किया है और इन्होंने कहा है कि प्रत्येक वर्ग केवल वही कार्य करे जिस कार्य को करने में वह दक्ष है, क्योंकि अगर हर व्यक्ति हर कार्य को करेगा तो वो उतना विशेषज्ञता प्राप्त नहीं कर पाएगा हर कार्य में जितनी कि वो किसी एक कार्य में विशेषज्ञता को प्राप्त कर पाएगा। तो इस प्रकार से इनका सामाजिक न्याय कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत है। अगली विशेषता है न्याय की स्थापना दार्शनिक शासक द्वारा, यानी कि इन्होंने न्याय को स्थापित करने के लिए किस वर्ग को चुना है? शासक वर्ग को। इन्होंने कहा है कि शासक वर्ग ही वह वर्ग है जो सभी के साथ न्याय कर सकता है और इसके लिए इन्होंने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति न्याय किसी के साथ नहीं कर पाता है, अगर वो किसी के साथ कोई भेदभाव करता है तो उसका कारण क्या होता है? मुख्य रूप से या तो संपत्ति का आकर्षण होता है या परिवार का आकर्षण होता है। लेकिन इन्होंने दार्शनिक शासक निर्मोही होकर न्याय कर सके इसके लिए साम्यवाद की व्यवस्था की है और इन्होंने कहा है कि जो शासक वर्ग है, जो दार्शनिक शासक है, उसका अपना कहे जाने वाला न तो कोई परिवार होना चाहिए और न ही कोई संपत्ति होनी चाहिए, ताकि वह निस्वार्थ रूप से समाज की सेवा कर सके। तो इस प्रकार से इन्होंने दार्शनिक शासक द्वारा न्याय की स्थापना करने का प्रयास किया है। अगली विशेषता है सामाजिक न्याय सामाजिक एकता का सिद्धांत है। हालांकि इन्होंने समाज में 3 वर्ग बताए हैं और तीनों वर्ग अलग अलग भी हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि तीनों वर्ग अपने अपने काम करेंगे। जैसे शासक वर्ग शासन का कार्य करेगा तो सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग शासक वर्ग पर डिपेंड हो जाएंगे शासन कार्य को ढंग से संचालित करने के लिए। सैनिक वर्ग देश की रक्षा करेगा तो शासक वर्ग और उत्पादक वर्ग रक्षा करने के लिए सैनिक वर्ग पर डिपेंड हो जाएंगे और उत्पादक वर्ग जब उत्पादन करेगा तो शासक वर्ग और सैनिक वर्ग उत्पादन के लिए उत्पादक वर्ग पे डिपेंड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इनका जो सामाजिक न्याय का सिद्धांत है वो सामाजिक एकता का सिद्धांत है, क्योंकि तीनों वर्ग अलग अलग हैं फिर भी इनमें एकता और सामंजस्य स्थापित करना ही इनके अनुसार सामाजिक न्याय है। अगली इनकी विशेषता है न्याय की प्राप्ति हेतु आदर्श शिक्षा का क्रम प्रस्तुत करना। इन्होंने कहा है कि शिक्षा के बिना आदर्श राज्य और आदर्श शासक की स्थापना करना संभव नहीं है। तो इन्होंने न्याय को स्थापित करने के लिए एक आदर्श शिक्षा क्रम प्रस्तुत किया है कि जो व्यक्ति शिक्षा में दक्षता को प्राप्त कर ले, अंतिम स्तर तक शिक्षा को प्राप्त कर ले, वही व्यक्ति शासन करने का अधिकारी हो सकता है। फिर है शासक को न्यायी व निस्वार्थी बनाने हेतु साम्यवाद की योजना। इन्होंने कहा था कि जो शासक वर्ग है वो निर्मोही बना रहे, निस्वार्थी बना रहे, सबके साथ न्याय कर सके। इसके लिए इन्होंने कहा उसका अपना कहा जाने वाला न तो कोई परिवार होना चाहिए और न ही कोई संपत्ति होनी चाहिए। तो इन्होंने शासक को हर हाल में निस्वार्थी और न्यायी बनाना चाहा है और इसी के लिए साम्यवाद का कॉन्सेप्ट दिया है।
अगली विशेषता है व्यक्तिगत स्तर पर न्याय आत्मा में वृद्धि करता है, वहीं सामाजिक स्तर पर न्याय दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप किए बिना सामाजिक एकता बनाए रखना है। यानी कि व्यक्तिगत स्तर पर न्याय क्या है कि हर व्यक्ति अपनी आत्मा में तीनों तत्व ज्ञान, साहस और भूख बना के रखे। इससे क्या होगा कि हर व्यक्ति की आत्मा में वृद्धि होगी, व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा, अच्छा सोच पाएगा। वहीं सामाजिक स्तर पर न्याय क्या है कि हर वर्ग अपना अपना काम करता रहे, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे और समाज में एकता बनाए रखे। फिर है प्लेटो का न्याय सिद्धांत मानव जीवन की समग्रता को लेकर चलता है। यानी कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत किसी एक पक्ष पर बल नहीं देता, बल्कि समग्र रूप से मनुष्य का विकास करना चाहता है। और इन सभी विशेषताओं के कारण प्लेटो का जो रिपब्लिक ग्रंथ है उसे हम न्याय मीमांसा का ग्रंथ भी कहते हैं। अब अपन देखते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना। पहली आलोचना है प्लेटो का न्याय कर्तव्य भावना मात्र है, कोई ठोस कानून नहीं। यानी कि प्लेटो ने केवल व्यक्तियों के कर्तव्य ही कर्तव्य बताए हैं कि उसको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने कार्य को नहीं करता है तो उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है, इसके बारे में इन्होंने ढंग से विस्तृत विवेचना नहीं की है। दूसरी आलोचना इनकी की जाती है प्लेटो का न्याय सिद्धांत निष्क्रिय है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्लेटो ने अपने सिद्धांतों में व्यक्ति को इतना अधिक मर्यादित और आत्मसंयमी बना दिया है कि व्यक्ति अपने अधिकारों की मांग ही नहीं कर सकता है। अगर व्यक्ति के साथ कुछ गलत भी हो रहा है तो भी प्लेटो कहता है कि अगर उसमें राज्य का हित हो रहा है तो व्यक्ति को उसे सहन करना चाहिए। तो इस प्रकार से व्यक्ति को बहुत अधिक आत्मसंयमी बना दिया गया है, जिसके कारण कि इनके सिद्धांत को निष्क्रिय माना जाता है। नेक्स्ट, कर्तव्यों को प्रधानता एवं अधिकारों की उपेक्षा। एक तरफ तो प्लेटो न्याय की बात करते हैं कि हर व्यक्ति के साथ न्याय होना चाहिए, लेकिन वास्तव में यदि हम इनके अधिकारों इनके सिद्धांत की स्टडी करते हैं तो उसमें हम ये पाते हैं कि इन्होंने केवल व्यक्तियों के कर्तव्य ही कर्तव्य बताए हैं कि उसको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन उसके अधिकार क्या होंगे इसके बारे में इन्होंने ज़्यादा चर्चा नहीं की है। एक आलोचना ये की जाती है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत विशेषज्ञता को महत्व देता है कि एक व्यक्ति को एक कार्य में विशेषज्ञता प्राप्त कर लेनी चाहिए और उसी में उसको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आलोचकों का कहना है कि व्यक्ति एक कार्य में तो विशेषज्ञ हो जाएगा, लेकिन उससे उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा, वो हर क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएगा, केवल उस एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित होके रह जाएगा। अगली आलोचना सेबाइन नामक व्यक्ति ने की है। इन्होंने कहा है कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो जड़ है, निष्क्रिय है, आत्मपरक है, यानी केवल खुद तक सीमित है, अनैतिक है, अव्यावहारिक है, यानी उसको व्यवहार में लागू नहीं किया जा सकता, और साथ ही अविश्वसनीय भी है। एक आलोचना इनकी की जाती है कि इनके सिद्धांत में विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब होता है जब एक बात कही जाती है और उसी के विरोध में दूसरी बात कही जाती है, तो दोनों बातें जब एक दूसरे के विरोध में होती है, संभव नहीं होती है, तो उसी को हम विरोधाभास कहते हैं। एग्जाम्पल बतौर प्लेटो के न्याय सिद्धांत में कहाँ देखने को मिलता है विरोधाभास? एक जगह तो इन्होंने कहा है कि समाज का कोई भी वर्ग दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तीनों वर्ग अपना अपना काम करेंगे और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरी तरफ एक जगह ये अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि शासक वर्ग को राज्य पर निरंकुश शासन करने का अधिकार है। तीन वर्गों में से जो शासक वर्ग है वो राज्य के ऊपर शासन करेगा, और कैसा शासन? निरंकुश शासन। निरंकुश शासन का मतलब है कि शासक वर्ग पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं होगा। तो ऐसे में शासक वर्ग दूसरे वर्गों के कार्यों में हस्तक्षेप भी कर सकता है, उनके साथ अन्याय भी कर सकता है। तो दोनों बातें घोर विरोधी है ना। एक तरफ तो इन्होंने ये कह दिया एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करना ही नहीं है, लेकिन अगर शासक वर्ग को सारे अधिकार दे दिए हैं तो इस बात की कौन गारंटी लेगा कि शासक वर्ग दूसरे वर्गों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और अगर करता भी है वो हस्तक्षेप तो उसको रोकने के लिए इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की है। तो इसके कारण कहा जाता है कि इनके सिद्धांत में विरोधाभास देखने को मिलता है। अगली आलोचना है प्रजातंत्र के विरुद्ध। इनका सिद्धांत प्रजातंत्र के विरुद्ध भी है,
प्रजातंत्र किसे कहते हैं? जनता का शासन। जहां जनता का शासन हो और संपूर्ण जनता को एक समान समझा जाए, उसी को हम प्रजातंत्र कहते हैं। लेकिन इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसमें जो 3 वर्ग बताए हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, उसमें इन्होंने शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, इन 2 वर्गों को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। उत्पादक वर्ग की लगभग उपेक्षा ही की है सब जगह पे, शिक्षा में भी उन्होंने उनकी उपेक्षा करी है। तो उत्पादक वर्ग की उपेक्षा करने के कारण ये कहा जाता है कि इनका सिद्धांत जो है वो प्रजातंत्र के विरुद्ध है, क्योंकि प्रजातंत्र सभी को समान मानता है। अगली आलोचना वर्ग विभाजन व कार्य विशेषीकरण विषमता को जन्म देती है। यानी कि अगर लोगों को वर्गों में विभाजित कर दिया जाएगा, कार्यों को विशेषज्ञता के आधार पर बांट दिया जाएगा, तो इससे समाज में एकता कम देखने को मिलेगी और विषमता ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि जो जिस वर्ग में आएगा वो अपने आप को महान समझेगा और एक दूसरे के साथ जो एकता की भावना है वो कमज़ोर पड़ने लग जाएगी। और अंतिम आलोचना है परिवार व संपत्ति का साम्यवाद मानव स्वभाव व नारी मनोविज्ञान के प्रतिकूल है। कोई भी व्यक्ति पढ़ता है, कमाता है, कुछ भी करता है, आगे बढ़ता है, किसके लिए करता है? या तो वो अपने परिवार के लिए करता है या एक उसकी इच्छा होती है कि मैं पैसा अधिक से अधिक कमाऊं। तो परिवार और संपत्ति ये 2 ही व्यक्ति के मुख्य रूप से आकर्षण होते हैं जो व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन प्लेटो ने कहा है एक व्यक्ति जो शासक बनेगा, जो न्याय करेगा, वो एक लंबे समय तक शिक्षा को प्राप्त करेगा और उसका न तो अपना कहा जाने वाला कोई परिवार होगा, न ही उसके पास कोई भी संपत्ति होगी, है ना। उसका न तो कोई बच्चा होगा, न पत्नी होगी, ना माता पिता, कुछ भी नहीं होंगे, अपना कोई परिवार नहीं होगा और उसकी अपनी कोई संपत्ति नहीं होगी। जैसे कि सार्वजनिक भोजनालय होते हैं, वहीं पर वो भोजन करेंगे, सामान्य जो टेंट बंधे हुए होते हैं, बैरक होते हैं, उनमें वो रहेंगे। तो एक तरह से आलोचकों का कहना है कि प्लेटो ने जो शासक वर्ग है उसके साथ में कैदियों जैसा व्यवहार किया है। अगर व्यक्ति के पास परिवार नहीं रहेगा, संपत्ति नहीं रहेगी, तो व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा ही नहीं मिल पाएगी। तो परिवार और संपत्ति का साम्यवाद मानव स्वभाव के भी प्रतिकूल है और पत्नी का नहीं होना नारी मनोविज्ञान के भी प्रतिकूल है। तो इन सब आधारों पर प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना की जाती है। अब है प्लेटो के न्याय सिद्धांत का मूल्यांकन। देखिए, आलोचकों का तो काम होता है आलोचना करना। इसका मतलब ये नहीं है कि इनके न्याय सिद्धांत का महत्व कम हो जाता है। इनके न्याय सिद्धांत का महत्व आज भी बना हुआ है। पहला मूल्यांकन तो ये है कि प्लेटो ने न्याय सिद्धांत के माध्यम से राज्य और समाज में एकता स्थापित करने का प्रयास किया है। तत्कालीन समय में जहाँ प्लेटो रहते थे एथेंस में, वहाँ राज्य और समाज में एकता नहीं थी। लोकतंत्र था फिर भी एकता नहीं थी और इन्होंने न्याय सिद्धांत के माध्यम से समाज को 3 वर्गों में बांटकर उनमें एकता स्थापित करने का कार्य किया है। दूसरा ये योगदान है इनका कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत तत्कालीन एथेंस की प्रमुख समस्याओं का उत्तर है। वर्तमान में हमें लग सकता है कि इनका न्याय सिद्धांत कोई महत्वपूर्ण नहीं है, समाज को 3 वर्गों में कैसे बांट सकते हैं, इससे व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास कैसे होगा, लेकिन ये बात हम आज कर रहे हैं। तत्कालीन समय में एथेंस में कई समस्याएं थी। लोगों के बीच में क्षुद्र स्वार्थ, छोटे छोटे स्वार्थों के लिए लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। संकीर्णताएं फैली हुई थी, स्वार्थ फैले हुए थे। ऐसे में उन स्वार्थों को, उन संकीर्णताओं को दूर करने में इनके न्याय सिद्धांत का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। और अगला इनके न्याय सिद्धांत का योगदान है कि इन्होंने जिस व्यावसायिक विशेषीकरण की बात कही है कि प्रत्येक वर्ग केवल अपने अपने कार्य को करेगा, या फिर जिस वर्ग को, जिस व्यक्ति को जिस कार्य में विशेषज्ञता प्राप्त होगी वो उसी वर्ग में चला जाएगा, इस व्यावसायिक विशेषीकरण की वर्तमान में भी उपेक्षा संभव नहीं है। वर्तमान में तो इसको महत्व दिया जा रहा है। जैसे हम देखते थे पहले के टाइम में, एग्जाम्पल बतौर बताऊं आपको, तो डॉक्टर हुआ करता था, एक ही डॉक्टर होता था जो आपको पेट दर्द की दवाई भी दे रहा है, सर दर्द की भी दे रहे हैं, कान में दिक्कत है, आंख में है, कहीं और है, एक ही डॉक्टर थे जो सब तरह की दवाइयाँ दे देते थे। वर्तमान में गले में कोई प्रॉब्लम हुई, थ्रोट स्पेशलिस्ट,
कान में कोई प्रॉब्लम हुई, ईयर स्पेशलिस्ट, दांत में कोई दिक्कत हुई, टीथ स्पेशलिस्ट। तो वर्तमान में भी विशेषीकरण ही तो हो रहा है हर फील्ड में। तो जिस व्यावसायिक विशेषीकरण की प्लेटो ने बात कही है उसकी उपेक्षा वर्तमान में संभव नहीं है। वर्तमान में तो इसे और अधिक महत्व दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनके न्याय सिद्धांत का महत्व आज भी बना हुआ है। उसका कुछ कुछ उसमें चेंजेस आ गए हैं, लेकिन वो ये नहीं कह सकते हम कि उसका कोई महत्व ही नहीं है। इसका आज भी महत्व बना हुआ है। तो ये है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। इसमें से ये बड़ा क्वेश्चन भी आता है कई बार एग्जाम में, और छोटे क्वेश्चंस में ये पूछ सकते हैं कि प्लेटो ने कितने प्रकार का न्याय सिद्धांत दिया है, कौन सी पुस्तक में उन्होंने न्याय सिद्धांत की विवेचना की है, या प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो इस प्रकार से छोटे और बड़े दोनों ही प्रकार के इसके क्वेश्चन बनते हैं। अगले वीडियो में अपन देखेंगे प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। तब तक के लिए धन्यवाद।